मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका पर्पस बेटा यही है कि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो उसकी आज के दौर में, आज के इस नौयत के हालातों में अर्जेंसी जरूरत है आप। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले जो वेलकम एड्रेस के लिए मैं मेरी मोहताना रिक्वेस्ट रहेगी सादिक सर को कि वो स्टेज पे आए फॉर वेलकम एड्रेस। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 2019 तक जो कवानीन की जो नौयत थी वो यहाँ पर आपको मालूम है रणवीर पैनल कोड लागू था कि 2019 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो दफा 370 का खात्मा किया। उसके बाद हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कवानीन के तहत जितने भी कवानीन मतलब कि बाकी हिस्सों में लागू थे वो यहाँ पर भी लागू हुए। खास तौर पर जो यहाँ पर रणवीर पेनल कोड था उसकी जगह इंडियन पेनल कोड ने ली, और इसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 ऐसे कवानीन थे जो जम्मू कश्मीर में लागू किए गए 2019 के बाद। क्योंकि आज का जो टॉपिक ही है न्यू क्रिमिनल लॉज, और जहाँ तक इन न्यू क्रिमिनल लॉज की बात है, इससे पहले भी रणवीर पेनल कोड में भी हमारे क्रिमिनल लॉज थे, रणवीर पेनल कोड में भी ऐसे दफा थे। लेकिन इस इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे नए कवानीन लागू किए जो अब तक यहाँ पर नहीं थे। जैसे कि इंसदाद रिश्वत सताने का जो कानून यहाँ पर था वो ये भी 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वो 2019 के बाद लागू हुआ। इसी के तहत UIPA ये भी 2019 के बाद लागू हुआ। इसके तहत IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये भी 2019 के बाद। और खास तौर पर एक इम्पॉर्टेंट कानून जिससे प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट 2012, ये एक इम्पॉर्टेंट कानून था जो 2019 तक यहाँ पर नाफिज नहीं था। अब उसके बाद चूंकि हमारे पार्लियामेंट ने बोला कि पार्लियामेंट ने 2023 में इन कवानीन के जो इंडियन पेनल कोड था या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों के जो नाम थे बेटा वो तब्दील किए। ये सिर्फ नाम तब्दील करने की बात नहीं थी बल्कि एक बड़ा लीगल रिफॉर्म था। लीगल रिफॉर्म का मतलब ये था कि इन एक तो ये जो हमारे कवानीन जो थे जो ऑलरेडी IPC, इसके बदले BNS, इसी तरह BNSS, इसी तरह BSA, इसके तहत जो यहाँ पर ऑलरेडी जो मरकजी कवानीन लागू हुए, इसके साथ साथ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कानून जो था IT एक्ट, जो डिजिटल क्राइम हो रहे हैं, जो यहाँ पर साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, वो उनका इतलाक अब 2023 तक ये कानून नहीं था, लेकिन 2023 के बाद इसमें थोड़ा रिफॉर्म किया गया और बहुत सारे का जो प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, ये कानून भी लागू किया गया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। बच्चों, हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी में, जो दुनिया की सबसे अजीम और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में किसी एक फर्द का कानून नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज होते हैं, उन लॉज के जरिए से मुल्क चलता है। जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, चाहे मुल्क का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी कानून के अंडर आता है, इसीलिए रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। कानून के मुताबिक हुकूमत चलती है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी करे, हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट भी करे या कोई भी बड़ा ओहदेदार करे, तो उनको भी कानून के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कानून के कई अक़साम है। यहाँ पर कानून के अक़साम जो सब्जेक्ट के मैटर के हिसाब से है वह है क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉज, फैमिली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। चलना है हमारी सोसाइटी को अमन और आशती के साथ, लेकिन सोसाइटी में कभी कभी क्रिमिनल्स भी होते हैं जो क्राइम करते हैं और उनसे सोसाइटी को या किसी एक व्यक्ति को खतरा भी पहुंचता है। तो उसके लिए हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट होता है या उसके लिए हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट होता है। शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल सर, आपने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ और ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, और इनकी कोलैबोरेशन की ही वजह से हमें ये पॉसिबल हो सका कि आपके बीच में ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया। एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी गुड टू सी कि मतलब आप लोगों में काफ़ी जोश है, काफ़ी आप पेशेंट हैं कि आप हमें सुन रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आज
जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, इट इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जो कि सारा कंटेंट है, मुझे लगता है आप जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे आए तो ऑलमोस्ट दे हैव कवर्ड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। तो बात की जाए तो जो ये जरूरत क्यों पड़े हमें, मतलब 43 न्यू क्रिमिनल लॉज, बिकॉज हमारा जो इससे पहले जो हमारा इंडियन पेनल कोड था या सीआरपीसी था या इंडियन एविडेंस एक्ट था, दैट वाज अ लेगेसी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू अस। मतलब वो ब्रिटिशर्स की ही देन थी हमारे लिए, जो हमारा कहाँ पे जो वरासती मिलता है किसी को, है ना, दैट वाज समथिंग हेरिडिटी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। बट एज वी आर इंडियंस, we feel that we need to frame the laws as per the requirements of our citizens, है ना, क्योंकि हमें शहरियों की क्या डिमांड है उसके हिसाब से लॉज बनाने हैं। while as the Britishers उनकी क्या सोच थी कि हमें कैसे लोगों को गवर्न करना है, because there was imperialism और there was colonial rule on us, है ना। तो पनिशमेंट्स थे, क्यों? because they need to control the population, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आपने पढ़ी होगी, तो कितना to suppress that, है ना। They wanted to suppress the freedom fighters out in the India, है ना। While as उसी के हिसाब से उन्होंने अपने कानून भी बनाए थे that were more focused on the penal sections, और वो पेनल्टी पे ही ज्यादा बिलीव करते थे। But what happened? There is a change from penal section towards the victim centric, जो हम victims की उनकी क्या जरूरत है और किस हिसाब से उनके साथ इंसाफ किया जाए, है ना। आप जानते हैं जैसे पेटी ऑफेंसेस होते थे, जैसे कोई फर्स्ट टाइम थेफ्ट करता है फॉर लेस देन 5,000 रुपीज, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन लाया गया। आप ऐसा मान लो कि मतलब कोई किसी से गलती हो जाती है, वो जिसकी पनिशमेंट क्या है, माइनर है, तो उसमें हमने प्रोविजन लाया हमारे कानून ने कि इसमें कम्युनिटी सर्विस से ही इसको ये ठीक हो सकता है, ही कैन बी ब्रिंग बैक टू द सोसाइटी एज अ नॉर्मल पर्सन, है ना। तो सिमिलरली देयर वर स्ट्रिंजेंट लॉज, जिसमें क्या काम करते थे कि हम बार बार किसी भी चीज पे अरेस्ट करते थे, तो अब उसको देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक कि हम नोटिस देते हैं व्हेनेवर देयर इज अ कोई भी ऐसा क्राइम होता है जिसकी पनिशमेंट लेस देन 7 इयर्स है, हम उसको बंद करने के बजाय क्या काम करते हैं, वो सिंपली गिव अ नोट्स टू दैट पर्सन दैट ही विल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन इररिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट, है ना। तो इस वजह से क्या है कि मतलब कहीं भी उसके साथ कोई भी क्राइम हुआ है, ये जरूरी नहीं है, मगर बशर्ते कि उसके पास एक रीजनेबल डाउट है या एक रीजनेबल क्या हम बोलेंगे एक चीज है कि वो ये सेटिस्फाई करे कि मैं ये रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो वो वहां से आके दूसरे किसी थाने के हदूद में आता है, वहां पर उस क्राइम की रिपोर्टिंग करता है, ही हैज द राइट। और वहां पे जो पुलिस बैठी है उनकी ये ड्यूटी है, वो उस क्राइम को नोट करेंगे एज अ जीरो। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस, तो वो उसकी रिपोर्ट करेंगे एज अ जीरो एफआईआर, ठीक है। फिर उसमें एक प्रोसेस स्टार्ट होता है कि वो इसको एक जीरो एफआईआर की कॉपी दी जाती है, विच इज मैंडेटरी ऑल्सो। इन फैक्ट प्रोवाइडिंग कॉपी ऑफ एन एफआईआर इज मैंडेटरी and a duty of the police officer to provide that copy of FIR to the victim or to the complainant itself. So he is having that kind of evidence within that I have registered an FIR in the concerned police station. Later on that investigation will take place at the concerned police station, ठीक है ना। ये एक बहुत ही बड़ी एक मतलब एक डेवलपमेंट हुई है हमारे BNS में। दूसरा ये है कि जैसे कि आज की डेट में जैसे बाबा साहब ने बताया कि काफी सारी डेवलपमेंट हुई है, इलेक्ट्रॉनिकली हम काफी फॉरवर्ड हो चुके हुए हैं। मिसाल के तौर पर हमारा यहाँ एक बंदा वाकुरा का रहने वाला, ये आज की डेट में कहीं गोवा चला गया सैर तफरीह के लिए, ठीक है जी, गोवा गया घूमने के लिए या फिर दिल्ली गया घूमने के लिए या मुंबई गया घूमने, चोरी हो गई है। अब इसका घर कहां पर है? वाकुरा, गोवा में मिसाल के तौर पर। कैन ही लॉज एन एफआईआर? यस ही कैन लॉज, पर कैसे? ये तो गोवा में है। It can from Delhi to Goa to Delhi, then from Delhi to Srinagar it will take him another 1.5 hour, then from Srinagar airport to this destination it will take him another 1 hour. But ये थोड़ा सा टिकटिंग का इशू होता है, बड़ी चीजें होती है, तो ये क्या कर सकता है? अब मानो फॉर एग्जाम्पल ये बंदा यूएस में है, यूएस चला गया, पढ़ाई में मसरूफ है या कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इज इन यूएस,
या ये रशिया में है या फिर किसी अरब स्टेट में, अरब कंट्री में है ये बैठा हुआ, अब इसको पता लग रहा है कि मेरे वागुरा में मेरे साथ, मेरे घर में या इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके साथ कोई ऐसा मामला पेश हुआ है कि जो कॉग्निजेबल, काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, जिसमें एफआईआर का काटना या एफआईआर का लगना बहुत ही जरूरी है. बट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू रीच टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन. दिस इज दैट इज पुलिस स्टेशन वागुरा. ही इज नॉट एबल बिकॉज बहुत दूर है बेचारा. इट विल टेक हिम टाइम. सो व्हाट कैन ही डू? Even if he is having the right to register an FIR, what will he do? Under this act, he can register an FIR electronically. Through electronic medium, he can register an FIR. This is the power in BNS. Either mail करेगा या फिर WhatsApp करेगा और in any electronic media form, platform पे लेके he can register an FIR. अब उसमें कुछ ifs and buts है that person has to come within 3 days. Then he has to sign. Am I right? 3 दिन का उसको टाइम दिया जाता है that within the stipulated 3 days of time he has to reach to the concerned police station. Thereafter he has to sign. ठीक है ना? ये बहुत ही बड़ी एक मतलब फैसिलिटी है जो अंडर BNS एक आम शहरी को दी जाती है, जो पहले नहीं थी. ठीक है जी. अगर पहले ऐसा होता तो फॉर एग्जांपल यहाँ के लोग काफी अरब कंट्रीज में काम कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहा है किसी यूरोपियन स्टेट में, तो वो चाहते हुए भी नहीं कर सकता था एफआईआर का अंदराज. ये है. फिर एक और चीज है जो पुलिस को एक पावर मिली है, उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज. अगर एसएचओ को लगता है कि ये जो रिपोर्ट मेरे पास आई हुई है ये मुझे इस जो रिपोर्टिंग पर है इस पर शक है. मिसाल के तौर पर कोई एक बंदा आता है दरखास्त लेके या फिर कोई जबानी बोलता है कि मेरे साथ कोई काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म हुआ है, तो थानेदार को लगता है कि भाई मेरे को इस पे डाउट है. ठीक है ना. अब पहले क्या होता था कि पहले डायरेक्टली इधर ही हैड टू रजिस्टर एन एफआईआर और ही हैड नॉट टू रजिस्टर एन एफआईआर. दो ही चीजें होती थी. लेकिन इस नए एक्ट के तहत क्या होता है कि दिस एक्ट गिव्स अ पावर टू द पुलिस ऑफिसर दैट ही कैन गो फॉर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. पहले ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा. अब इसमें क्या फायदा है? इसमें ये फायदा है कि पहले क्या होता था, गलत रिपोर्टिंग होती थी. मतलब बंदा आ गया कपड़े फाड़ के, ठीक है जी, मैं कपड़े फाड़ के आ गया, खुद अपने आप को जख्म दिए, मैं थानेदार साहब के पास पहुंचा तो मैं थानेदार साहब को बोलता हूँ जनाब फलानी आदमी ने तो मेरे कपड़े फाड़े, मुझे तो बहुत मार पिटाई की, देखिए जी मेरे जख्म. ठीक है. अब एसएचओ साहब को लगता है कि भाई साहब मेरे को ये बंदा डाउटफुल है, दिस पर्सन इज हैविंग अ डाउटफुल कैरेक्टर, आई विल नॉट रजिस्टर एन एफआईआर डायरेक्टली इनटू दिस. So I will go for this preliminary inquiry. The proper word is preliminary inquiry. He will conduct an preliminary inquiry. अब उसमें कुछ departmental formalities है, वो अलग है, वो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे करेगा. तो he will conduct a preliminary inquiry and he has been given a stipulated time of 14 days. In those 14 days he has to complete that preliminary inquiry, whether if that report substantiates, then he will lodge an FIR right away. और अगर वो substantiate नहीं होती है, वो जो preliminary inquiry में जो मुस्तगीस आया हुआ है या जो फिर जो दरखास्त दहंदा जो आया है, अगर ये उसको साबित होता है उस preliminary inquiry में कि ये जी साबित नहीं होती है इसकी जो भी इसने बयान किया है, then that FIR will not be lodged. तो उससे क्या होता है, अगर एफआईआर नहीं लॉन्च हो गया तो जिस पर उसने इल्जाम लगाया है तो वो बच गया ना, बच तो गया ना. अदरवाइज क्या होता था, पहले एफआईआर लग गया, लाओ जी बंदे को डाल दिया हवालात में, तो वो रोता रहेगा, है ना. हफ्ते 10 दिन जब तक उसको बेल होती है तब तक फिर कार्रवाई और चलती है. और एफआईआर का एक अपना एक स्टिग्मा होता है ना. आप समझते हो ना, एफआईआर का एक स्टिग्मा होता है. एफआईआर का लगना मैं आपको एक छोटा सा बता. जी हाँ, आज एक अहम प्रोग्राम मुनक़द हुआ हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल, बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल वागुरा में, जो कि हमारी एसडीपीओ करीडी और बारामूला पुलिस की तरफ से इनेकाद किया गया है. इसका ये एक अहम प्रोग्राम था रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में, जिसका एक भरपूर सेशन हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पर रोशनी डाली और बच्चों को इस पर अवेयर कराया गया जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज एनफोर्स हैं आजकल, उसके बारे में एक अहम सेशन हुआ. एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है और समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि हमारी जो लॉज में चेंज आती है वो क्या क्या चेंज आई है. और आफ्टर 370 जो एबॉलिशन एरा है उसके बाद जो सीआरपीसी और आईपीसी की जगह जो नए कानून आए हैं उनके बारे में अवेयरनेस देगी बच्चों तक.
सर क्या ऐसे प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए सर? बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम का इनका जोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं तो ये हर एक भारत के जो नागरिक है, या शहरी है, या जो हमारे भविष्य हमारा बच्चे हैं, इन तक ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर।